दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं बात करूंगा आज जीएसटी के बारे में। तो सबसे सिंपल और बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, क्यों लाया गया और इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है। और सबके लिए बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अकेले के लिए बेनिफिट है या रिटेलर के लिए है या फिर कंज्यूमर के लिए है, नहीं, ऐसा है सबके लिए है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसके लिए छोटी सी दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाई थी जो कि मुझे लगा कि बेस्ट वे है समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बोल के समझाऊं और कुछ सामने ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। तो सीधे मैं आपको दोस्तों प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है और मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा आप कुछ देर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक मिनट ज़रा हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड है ये भी। अब सही है। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी बेसिकली है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये दोस्तों जो टैक्स है ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस का मतलब है कि हम डेस्टिनेशन को, मतलब जैसे मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा और उसके बाद जो है अगला डेस्टिनेशन क्या है, रॉ मटेरियल से हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम उसे कहाँ भेजेंगे, होलसेल जो डीलर्स होते हैं अपने डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजेंगे। उसके बाद फिर वो जाएगा रिटेलर्स पे, जो शॉप्स हैं उन पे जाएगा और फिर वो वहाँ से जो है अल्टीमेटली कस्टमर पे जाएगा। तो जीएसटी का मतलब है ये मल्टी स्टेज है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी स्टेज इन्वॉल्व है। जैसे रॉ मटेरियल वाली खरीदने की एक स्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग की एक स्टेज है, होलसेल की, कस्टमर की, रिटेलर की एक एक स्टेज है ये। और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल से कुछ बना फिर आगे बढ़ा तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए एक शर्ट बनाता है, बड़ा फैक्ट्री है उसकी। अब वो जो शर्ट बनाता है पहले क्या करेगा, वो कपड़ा खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसने कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ दाम देके खरीदा, राइट। तो वो उस पर भी टैक्स देता है, राइट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वैट है, तो वो उस पर भी टैक्स देता है जब वो खरीदता है। फिर जब वो खरीद के कुछ बनाता है उसमें वो वैल्यू ऐड करता है, उस कपड़े से वो शर्ट बनाएगा, यानी कि शर्ट एक वैल्यू एडिशन हो गया उस कपड़े में। तो वो वैल्यू ऐड हुई, वो उस पर कुछ अलग से अपना जो मेहनत आना है या जो प्रॉफिट जो लगा के उस शर्ट की कीमत को बढ़ाता है, उसके बाद उस पर वो टैक्स लगा के आगे वाले को बेच देता है। तो ये पूरी स्टेज ऐसे चलती है जब तक कि वो कस्टमर के एंड यूज़र के पास जो है पहुंच नहीं जाती है। तो अब मैं आगे चलता हूं, जैसे आपको बताता हूं इंडिया में इस समय सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा सबसे बिल्कुल बेस्ट और सिंपल तरीके से। तो जो इंडिया में अभी तक जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो दोस्तों दो तरीके के हम मेनली टैक्सेस मानते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो कि हम गवर्नमेंट को सीधे दे रहे हैं, सीधे मतलब जैसे मैं अगर सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, आईटी रिटर्न फाइल करता हूँ, वो सारा काम करता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जैसे हो गया वैट देते हैं आप, सर्विस टैक्स देते हैं, सेस लगता है, या फिर आपका एक्साइज ड्यूटी लगती है, 50 चीज़ें लगती हैं, सर्विस टैक्स लगता है, आप जब सर्विस चार्ज लगता है, जैसे आप होटल में खाना जाते हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास सीधे नहीं जा रहे हैं, वो बेसिकली आप किसी और को दे रहे हैं, उसके थ्रू वो कहीं और जाके भर रहा है और फिर वो जो है गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और इसमें हम दोस्तों एक टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ना कि मान लीजिए मैंने कुछ सामान खरीदा था, जैसे शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कपड़ा खरीदा, अब मेरा जो टैक्स लगा था, मैंने जो ऊपर जो टैक्स देना है, मान लीजिए मैंने जिससे खरीदा उसको मैंने कुछ टैक्स दिया, राइट। मतलब जिससे मैंने सामान खरीदा उसको मैंने कुछ टैक्स लगा के पैसा दिया, मान लीजिए 100 रुपये का कपड़ा था और 10% जो टैक्स था, तो 110 रुपये मैंने उसे दिए। और वो जो 10 रुपये थे दोस्तों वो मैंने अपनी तरफ से टैक्स दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाके इसके पास रहा है जिससे मैंने कपड़ा खरीदा, तो वो 10 रुपये अपनी तरफ से गवर्नमेंट को भरेगा। तो इसमें लायबिलिटी पास होती है। लायबिलिटी का मतलब कि मेरे को टैक्स भरना है तो मैं अगले वाले से टैक्स वसूल रहा हूँ। अब जैसे जो मैन्युफैक्चरर था, मैंने शर्ट ले ली, शर्ट बनाई, अब मैंने क्या किया, होलसेलर को जो थी शर्ट दी, और वो जो दोस्तों शर्ट थी दाम मिला के उस पर भी मैंने 10% चार्ज कर लिया अगले वाले से। तो वो जो लायबिलिटी थी, मतलब वो जो टैक्स मैं ऑलरेडी भर चुका था, मैंने रॉ मटेरियल वाले को दिया था, वो मैंने आगे वाले से 10% करके वसूल लिया। तो ऐसे टैक्स सिस्टम पूरा जो है अभी तक जो है चल रहा था।
अब दोस्तों जीएसटी क्या करेगा, जीएसटी जो है इस टाइप के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे सर्विस चार्ज है, वैट है, ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने भी टाइप के, देखिए कितने सारे टाइप के जो है टैक्सेस लगते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। कस्टम्स का ड्यूटी लगती है, बहुत सारी चीज़ें जो है, सर्विस टैक्सेस, सेस है, सर चार्जेस हैं, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इन सबको ख़त्म करेगा और खाली एक जीएसटी आ जाएगा। तो ये जो टैक्सेस जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है टैक्सेस, ये वो टैक्सेस हैं। अब अगले पेज पे आते हैं तो ये सारे वो टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ना कि जब आप ऑनलाइन माल खरीदते हैं तो किसी और स्टेट से माल आता है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मतलब उसमें शो नहीं होता है, क्योंकि लोग बिल में कई बार दिखाते नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से प्रॉपर तरीके से खरीदेंगे किसी से, तो आपको कुछ टैक्सेस लग के आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का वैट टैक्स होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टैक्सेस हैं जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्टेट के टैक्सेस हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ऐसे एडवर्टीजमेंट का, लग्जरी का, एंट्री टैक्स की, मतलब आया माल जो है एक सिटी से दूसरी सिटी जो कि अलग स्टेट में आ रहा है तो वहाँ पे लेके आया है, लॉटरीज पे टैक्स जो है, तो ये टैक्सेस भी अब जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों जीएसटी इम्प्लीमेंट काम कैसे करेगा, तो सिंपल तरीका मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जीएसटी में दोस्तों 3 टर्म्स होंगी मेनली, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का है इंट्रा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका दोस्तों मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पुराना वाला जैसे जो टैक्स स्ट्रक्चर था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट में कि वैट प्लस सेंट्रल और एक्साइज सर्विस टैक्स लगता था। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर ही सेल कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं जो है सेल कर रहा हूँ आइटम, तो मेरे जो टैक्स लगता था जो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता था, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो वो मुझे देना पड़ता था वैट प्लस सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स कह के वो देना पड़ता था। अब इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पे यूपी में और बेचा बिहार में जाके, तो मेरे को जो टैक्स लगेगा वो सीएसटी प्लस एक्साइज या सर्विस टैक्स लगता था पुराने सिस्टम के हिसाब से। सीएसटी हो गया दोस्तों सेंट्रल सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और वैट जो है यहाँ पे लगता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं सामान, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ टैक्स लगता था, और यहाँ पे एक्साइज या सर्विस टैक्स लगता था और सीएसटी लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बेसिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था प्रोसेस, क्योंकि इतने सारे टाइप के टैक्सेस थे और इसको फॉलो करना और समझना ऑब्वियसली दिक्कत वाली बात है। तो इस चीज़ को सिंपल तरीके से समझिए, जीएसटी कैसे लागू होगा कि सीजीएसटी कब लगेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू लेगी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एसजीएसटी का मतलब है कि वो जो रेवेन्यू है वो आपका जा रहा है कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि एसजीएसटी है। आईजीएसटी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंट्रा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अगर आप स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने जो आइटम लिया या फिर आपने जो आइटम लिया या फिर आप आइटम बेच रहे हैं, तो आप टैक्स कैसे ले रहे हैं, आप कैसे, मतलब अगर विद इन स्टेट यूपी के अंदर ही बेच रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लस स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आपको मिला के देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये आप लोगों ने सुना होगा रेट जो डिसाइड हुए हैं 5, 12, 18 और 28। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18% जो है जीएसटी लग जाता है उस पर, ठीक है। तो 18% में से आप ऐसा मान लीजिए कि 9% जो है सीजीएसटी का होगा, 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये उनके अपने फंडे हैं, वो किस हिसाब से डिवाइड करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फंडा मेन यही है। अब जैसे आप मान लीजिए अब आपने क्या किया, बनाया माल कहाँ पे, यूपी में बनाया और बेचा कहाँ पे, बिहार में। तो बिहार में जब वो माल जाएगा तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। तो आपने क्या किया, बनाया माल यूपी में और बेचा जाके बिहार में, तो बिहार गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स वसूलेगी, क्योंकि आपने चीज़ जो है आपने दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करके लाए हो। आप यूपी से लेके आ रहे हो बिहार में और बिहार में कुछ बन नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या है, टैक्स लेगी, वहाँ की बिहार गवर्नमेंट। तो वो क्या लेगी दोस्तों, सेल टू अनदर स्टेट वाला आईजीएसटी लेगी। तो वो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, बिहार गवर्नमेंट तो नहीं लेगी खैर, जब बिहार में जाके वो सामान बिकेगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब यह है कि वो जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और वो पैसा बाद में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करे उसका हमें नहीं आइडिया है, लेकिन वो पैसा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेल विद इन ए स्टेट होती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है,
टोटल जैसे मान लीजिए 18% जीएसटी लग गया, तो 9% सेंट्रल का है, 9% स्टेट का है। अब अदर स्टेट में जाके सेल हो रही है, यूपी वाला बिहार में बेच रहा है या बिहार वाला तमिलनाडु में बेच रहा है, तो जो अदर स्टेट वाला है वहाँ पे जो टैक्स या कर वसूला जाएगा वो सीधे कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट के बाहर जाके बेच रहा है, और उस पर जो टैक्स लगेगा उसे आईजीएसटी बोला जाएगा। आईजीएसटी यानी कि इंट्रा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये बेसिकली जो है मान लीजिए 18% लगा, तो ये पूरा 18% इस पर लगेगा, और ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो कुछ कहीं ना कहीं से वसूलेगी ना। और बाद में कैसे डिवाइड है ये तो इसका मुझे भी आइडिया नहीं, कि हो सकता है आईजीएसटी भी डिवाइड हो सेंट्रल और स्टेट के लिए, लेकिन विद इन स्टेट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड ही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उससे फ़ायदा जो है किसी को नहीं था। वो अगर मान लीजिए किसी ने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो वो जो रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट होती थी उससे डबल ही जाके जो है एंड प्रोडक्ट बनता था और वो कस्टमर को बिकता था। तो वो कस्टमर जो है एंड प्रोडक्ट जो खरीद रहा है वो जस्ट डबल मार्जिन पे खरीद रहा है, डबल पैसे पे। तो इस चीज़ को बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, कि इसमें हर जगह जो है आप टैक्स देते जा रहे हैं, और इफेक्ट क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए वो कम की बजाय बढ़ रही है, और उसमें जो है 10% अगर मान लीजिए टैक्स है इनिशियली, तो वो बढ़ के आगे जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एंड प्रोडक्ट पे जाके वो है बहुत ज़्यादा उसका जो है वॉल्यूम हो जा रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या है, टैक्सेस पेड ऑन अ टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम्स कीप्स इंक्रीजिंग, मतलब आपका जो आइटम है जो आपने शुरुआत में रॉ मटेरियल लिया था उसकी वैल्यू ऐड तो हो रही है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब वो कैसे होता था ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ सिंपल एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए दोस्तों आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग करी, रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया कहीं से और मैन्युफैक्चरिंग करी। मैं सीधे रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग वाली स्टेज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 100 रुपये में मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 रुपये आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे 100 रुपये आ रहा है, यहाँ से मैंने 100 रुपये में ख़रीदा। अब जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था दोस्तों उस पर मैंने जो है 10% जो है टैक्स दिया, ठीक है, तो वो मुझे 110 रुपये का पड़ा, ठीक है। अब जो मतलब जो रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी, 110 रुपये की। अब मैंने कुछ उसमें वैल्यू ऐड करी, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं करी है, सॉरी फॉर दैट। तो जो टैक्स है मैंने 10% का डाला उस पर, जो 100 रुपये में मैंने मटेरियल ख़रीदा था, तो यहाँ पे जो है मेरी जो वैल्यू हो गई उस कॉस्ट की, उस शर्ट की कॉस्ट हो गई 110 रुपये हो गई, ठीक है, मान लीजिए 110 रुपये हो गई। अब जो 110 रुपये में मैंने होलसेलर को बेची, उस पर मैं 10% टैक्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो होलसेलर क्या करेगा दोस्तों, उस पर मान लीजिए होलसेलर क्या करता है, उस शर्ट पे लेबल लगा देता है, कपलिंग लगा देता है, और थोड़ी बहुत उसमें जो है अपना खुद का लेबल लगा देता है कि इस फैक्ट्री से आ रही है या फिर इस होलसेलर ने दिया, या कुछ भी अच्छे से कर देता है थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या करता है, वो 20 रुपये बढ़ा देता है उस शर्ट के दाम में। जो उसने 110 रुपये का लिया था, वो लेबल लगाने के, कपलिंग करने के या कुछ ऐसा वैसा काम करने के 20 रुपये वैल्यू उसने ऐड करी ना कुछ दिखाने के लिए। तो 110 प्लस 20 रुपये, या कुछ हो सकता है अपने जो भी उसकी मेहनत है उसमें ऐड करके उसने 110 प्लस 20 रुपये लिए, तो टोटल जो दाम हो गया दोस्तों कितना हो गया, 130 रुपये। अब दोस्तों क्या हुआ, इसने भी अगले वाले को बेचने से पहले 10% टैक्स इस पे लिया, तो 130 रुपये पे टोटल 10% कितना हो गया, 130 प्लस 10 रुपये यानी कि 143 रुपये। यानी कि अब जो शर्ट की कीमत है वो हो गई है 143 रुपये। अब क्या होता है दोस्तों, इसने क्या किया, 143 रुपये में रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर ने क्या किया, मान लीजिए उसने पैकेजिंग करी, स्टोरिंग करा, वेयर हाउसिंग में रखा, उसका उसने 30 रुपये और चार्ज कर लिया कि मान लीजिए मैं 30 रुपये लोगों से वसूलूंगा अगला। तो 143 रुपये प्लस 30 रुपये कितना हो गया दोस्तों, 183 रुपीज़ हो गए। यानी कि टोटल वैल्यू अभी जो है शर्ट की इतनी हो गई है, लेकिन अभी उसने टैक्स नहीं लगाया जो 10% जो हर कोई लेता हुआ आ रहा है। तो अब क्या होगा, वो उस पर 10% टैक्स लगाता है 143 पे, तो कितने रुपए हो गए, 201 रुपये, और 201 रुपये में वो कस्टमर को बेच देता है। तो आप देखिए 100 रुपये का कपड़ा था और वो कितने का पड़ा, 201 रुपये का, जस्ट डबल पे पड़ा। मतलब उस शर्ट का कपड़ा 100 रुपये का था और वो जो परचेज हुआ है वो 201 रुपये पे हुआ है। तो कितना ज़्यादा प्राइस राइज है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट था जिसे बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट एंड ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेस, ये जो वैट वगैरह लगते थे ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल बताया। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है जीएसटी से, और वो ये है कि दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक टर्म आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सिनेरियो देखिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि दोस्तों जैसे हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर करा, ठीक है, और उस पर हमने 10% जो है जब रॉ मटेरियल खरीदा था ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे, ठीक है। अब अगले वाले को जब हम बेचते हैं तो हम उस पर 10% टैक्स ना लगाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी 10% अपनी तरफ से दे चुके हैं, राइट।
और अगले वाले को जब हमने बेचा तो हम क्या कर रहे हैं, 10% आगे फिर वसूल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरी स्थिति ये है कि मैं ऑलरेडी 10% दे चुका हूँ। अब अगला वाला क्या है कि वो भी 10% दे रहा है, ठीक है, पैसा दे रहा है, लेकिन जो दोस्तों 10% जो उस टोटल दाम पे है वो ऑब्वियसली उस परसेंटेज से ज़्यादा है जो कि पहले वाला जो है रॉ मटेरियल खरीदते टाइम जो है, या जो मैन्युफैक्चरर है जो उस टाइम जो है ऑलरेडी पैसा दे चुका है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरी कीमत है शर्ट की वो भी बढ़ चुकी है। तो जो डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों का, ध्यान से समझिएगा, मैं आगे यार आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आपको बाद में समझाऊंगा। तो देखिए, मैंने जो मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मान लीजिए मैंने 110 रुपये का जो है शर्ट बना के आगे वाले को बेची, 10% टैक्स मैंने उससे ले लिया, और जो था 10% वो मैंने गवर्नमेंट को भर दिया, जो मैन्युफैक्चरर है या होल जो है, मतलब जो रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरर है जो भी फैक्ट्री वाला है। अब अगला जो था होलसेलर ने क्या किया दोस्तों, उसने भी अगले वाले से 10% ले लिया, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी जैसे 10% टैक्स गवर्नमेंट को जा चुका था, तो अगले वाला जो है 10% चार्ज नहीं कर सकता। इस चीज़ को ध्यान से रखिए, क्योंकि जो 10% जो पहले टैक्स लिया गया है वो टोटल जो उस समय जो कपड़ा खरीदा गया था उसके दाम पे था। अगला वाला जो है उसने कुछ वैल्यू ऐड करके उस पर 10% लगा रहा है, यानी कि उसका 10% की वैल्यू इस पहले वाले 10% से ज़्यादा है। तो वो जो माइनस होगा ना दोस्तों, वो पैसा जो बचा हुआ होगा बीच में, जो माइनस होगा अगले वाला टैक्स से पिछले वाले टैक्स के बीच में, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, तो वो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। अब समझो मेरी बात, जब आप टैक्स भरोगे ना, जब आप टैक्स जो है गवर्नमेंट को भरोगे, तो आप ये चीज़ टैक्स भरते समय क्लेम कर सकते हो, यानी कि जो आपको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो 10% था, लेकिन आपका जो पिछले वाले से आगे वाले का जो मार्जिन है वो आपको जो है देना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये जीएसटी में बहुत बड़ा टर्म है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरी चीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे पुराने वाले में हमने देखा कि 10% इस पर लगाया, 10% इस पर शर्ट जो है बेच रहा है तब उस पर लगाया, फिर 10% इस पर लगाया, तो जो कीमत थी 10% की यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। तो आप इसमें से इसको आप घटा देंगे तो उतना पैसा जो है एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगली चीज़ है कि कौन जीएसटी पे करेगा। तो जो भी ट्रेडर्स या बिजनेसमैन है, जो भी जिनके 20 लाख से ऊपर की एनुअल सेल है, वो लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। और थ्रेश होल्ड फॉर पेइंग जीएसटी इज 10 लाख है, और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं उनके लिए जो थ्रेश होल्ड है वो 10% है। लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर इंटर स्टेट ट्रेड होता है, मान लीजिए 2 स्टेट्स के बीच में, तो जो आपकी थ्रेश होल्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो थ्रेश होल्ड लगी थी 10 लाख वाली वो नहीं लगेगी, आपकी जो 20 लाख वाली है वो लगेगी। ठीक है, अगली चीज़ है दोस्तों इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट्स कवर नहीं करे गए हैं जीएसटी में, वो है सबसे पहले क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, नेचुरल गैस है, जेट का फ्यूल है, मतलब जो एविएशन वाला फ्यूल है, क्योंकि वो ऑलरेडी एयरलाइन इंडस्ट्री इतने फ़ायदे में नहीं चलती है। अगली चीज़ है शराब को भी इसको बाहर रखा गया है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन लाना पड़ेगा, एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, बिल ला के पास कराना पड़ेगा, इसलिए इसे जो है जीएसटी में नहीं रखा गया है अभी। अब अगले वाले पे चलते हैं। जैसे अब दोस्तों एक चीज़ फंडा और है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एंटी प्रॉफिटेरिंग मैकेनिज्म क्या है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए होलसेलर ने बहुत ज़्यादा दाम पे जो है टैक्स लगा के आगे ख़रीदा, मतलब ज़्यादा दाम पे नहीं, मतलब जो भी रॉ मटेरियल खरीदा उस पर 10% जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब उसने अगले जो होलसेलर पर जो सामान बेचा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने क्या किया, मनमाने तरीके से टैक्स वसूल लिया लोगों से, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहा है, मतलब गवर्नमेंट से वो छूट भी ले रहा है, और अगला वाला जो है वो होलसेलर जो है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट से छूट भी ले रहा है, दिखा रहा है कि मैं टैक्स जो है प्रॉपर तरीके से भर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जो है लूट रहा हूँ आगे वाले को, रिटेलर को। तो इस चीज़ में क्या है, एंटी प्रॉफिटेरिंग मैकेनिज्म बना, जो कि इस चीज़ को ध्यान रखेगा, और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि चेक करेगी। अब तो ये जो दोस्तों एंटी प्रॉफिटेरिंग मैकेनिज्म है, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, ये इन चीज़ों पर निगरानी रखेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो ऊपर से चला आ रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने जब जो टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, तो अगले वाला जो है उससे ज़्यादा पैसे नहीं वसूल सकता। ठीक है, तो एक पूरी सप्लाई चेन टाइप की जो बनी हुई है, इसमें ये चोरी पकड़ियाँ आराम से जा सकती हैं। जो भी चोरी करेगा कोई भी, वो आराम से पकड़ सकता है, गवर्नमेंट आराम से पकड़ सकती है। तो इसके लिए ये जो है मैकेनिज्म बनाई है। और अगर कोई इस चीज़ में गलत काम करते पाया गया, या रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर या कोई भी, तो उसको 18% इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। जीएसटी के रेट जो रखे गए हैं जितने भी आइटम्स के, वो 0, 5, 12 या 18 या 28% रखे गए हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है दोस्तों, वो इस वेबसाइट, मेन जो वेबसाइट है जहाँ पे आप रेट्स वगैरह देख सकते हैं, और जीएसटी के लिए अप्लाई कैसे करना है वो आपको इस वेबसाइट के थ्रू करना है।
और अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है पूरा पूरा अच्छे से और हिंदी में समझना है या इंग्लिश में, या जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छे ये 2 लिंक हैं CBAC के, सेंट्रल में एक्साइज डिपार्टमेंट के। तो मैं आपको जैसे पहला वाला लिंक दिखा देता हूँ खोल के। तो ये जो लिंक है दोस्तों, ये मेन वेबसाइट है। मैं आपको अप्लाई वाला भी खोल के दिखा देता हूँ। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश का भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे। तो ये बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन ट्रैक कर सकते हैं, चालान क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में समझा रखा है जो पढ़ना चाहें। और ये जो वेबसाइट है ये जो है CBAC की, अभी आ नहीं रही है, खुल नहीं रही, तो इसको मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। इस पे बेसिकली आपको सारे लिंक मिल जाएंगे GST से रिलेटेड। तो ये खुलती है, हम देखते हैं जब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों बेनिफिट क्या क्या है। सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्योंकि एक ही टैक्स होगा, 50 तरीके के टैक्स नहीं होंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ट्रैक करा जाएगा, क्योंकि हर कोई बंदे को भरना है। जैसे पहले वैट था, ऑब्वियसली भरते थे, लेकिन कई लोग चोरी कर जाते थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, GST नंबर ले रहे हैं तो आधार नंबर भी ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैन नंबर है, तो आसानी से ये चीज़ें ट्रैक हो सकती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी होगा, क्योंकि पहले टैक्सेस बहुत थे तो लोग घबराते थे इन्वेस्टमेंट करने से इंडिया में। तो टैक्सेस अब जो है इजी हो गए हैं, टैक्सेशन सिस्टम। इससे क्या होगा, बिजनेस आसानी से होगा, टैक्स कंप्लायंस होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अब, क्योंकि ये हर महीने भरना होगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपको हर महीने GST में कुछ ना कुछ दिखाना है। मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी आपका बिजनेस हो रहा है उसको ऑनेस्टली, ईमानदार तरीके से आपको जो है बताना है कि मैंने इतना ख़रीदा माल, या फिर जैसे भी जो भी चीज़ दिखानी है। रिटर्न एक तरीके से भरते हैं हर साल हम, अब वो हर महीने दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, होलसेलर्स को भरना है। इससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैंने बताया वो कम होगा, और GDP ग्रोथ जो है 1.5 से 2% तक जो है बढ़ सकती है, जो कि अभी 6 पॉइंट कुछ हुई थी लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 7.1 थी। और इसके साथ ही बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाया है, जैसे अदर स्टेट में जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं है, और इम्पोर्ट्स पे जो है टैक्सेस है। और हाउ विल GST रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट। अब GST कैसे रिड्यूस करेगा उस कैस्केडिंग इफेक्ट को जो मैंने बताया, तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों, जो मैंने शर्ट का मटेरियल 100 रुपये में ख़रीदा था, उस पर 10% जो टैक्स लगाया था, ठीक है, और वो 110 रुपये में आगे होलसेलर को बेच दी थी, ठीक है। अब उस पर क्या किया उसने, 20 रुपये का अपना काम किया, लेबलिंग करी या बटन लगाया या कपलिंग करी, जो भी करी। तो उसने क्या किया, 20 रुपये का काम करा, उसने जो है वैल्यू ऐड करी, उस 110 रुपये में 20 रुपये ऐड कर दीजिए, 130 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, उसने जो रिटेलर को है वो कैसे बेची शर्ट, वो उसने 130 प्लस टैक्स पे बेचेगा ना, जो 130 रुपये की उसको पड़ रही है, उसके बाद टैक्स। तो अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 10% टैक्स जो कि था इस 130 रुपये पे लगेगा, और जो ऑलरेडी टैक्स वो दे चुका है पुराना वाला सप्लायर। तो अब कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखिए, उस जो ऑलरेडी दे चुका है और ये जो है टैक्स 10% जो लगा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों जो ऑलरेडी दे चुका है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 130 रुपये तो ये हमारा था ही बेस प्राइस, ठीक है, प्लस 13 रुपये जो कि 10% इस माल पे लगा यहाँ पे, और माइनस 10 रुपये ऑलरेडी जो पुराना वाला पे जो है पे कर चुका था 10% का टैक्स। तो 13 माइनस 10 कितने हो गए, 3 रुपये, यानी कि 130 प्लस 3 रुपये, यानी कि 133 रुपये की ये शर्ट जो है आगे वाले को बेचेगा, क्योंकि जो पैसा था इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसे जो है मिल गया, या फिर वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसी हिसाब से जो है वो बेचेगा। अब अगला वाला रिटेलर था, उसने क्या किया, 30 रुपये ऐड कर दिए, वैल्यू एडिशन कर दी पैकेजिंग, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में। तो जो 133 रुपये थे प्लस 30 रुपये, यानी कि 163 रुपये हो गए। अब 163 रुपये पे वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 10% टैक्स माइनस टैक्स ऑलरेडी गिवन आ लिया। तो 10% टैक्स जो है, अभी का जो माल था मेरा 163 रुपये, उस पर कितना हो गया, 16 रुपये। 163 प्लस ये 16 रुपये हो गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस 3 रुपये का जो टैक्स ऑलरेडी पहले पे कर चुका था, ये देखिए 3 रुपये दे चुका है। तो 16 माइनस 3 कितने हो गए, 13 रुपये हो गए। तो 163 प्लस 13 रुपये कितने, 176 रुपये में अगले वाले को वो शर्ट बेचेगा। तो 176 रुपये हो गए दोस्तों, जो कि अगले वाले को, यानी कि 100 रुपये पे जो माल खरीदा वो 176 रुपये में बिक रहा है। और पुराने वाले हिसाब में जब मैं वैट सब दे रहा हूँ, तो 100 रुपये का माल जो है 201 रुपये में शर्ट जो है कस्टमर को जा रही है, बिक रही है। तो आप देखिए फ़ायदा किस में है, इसमें किसका है, इसमें फ़ायदा उस कस्टमर का भी है, क्योंकि उसे जो है परचेज
परचेजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो है कम दाम में शर्ट को ख़रीद रहा है। साथ ही साथ रिटेलर को भी है, क्योंकि वो टैक्स कम दे रहा है और वो वैल्यू ऐड अच्छे से कर सकता है। होलसेलर को भी है, क्योंकि वो टैक्स कम दे रहा है। तो जो लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि भैया जीएसटी से अफेक्ट होगा, जीएसटी से बल्कि फ़ायदा होगा हर किसी को। इवन कस्टमर को फ़ायदा है, क्योंकि दाम कम होंगे, और रिटेलर्स, होलसेलर्स, सबको फ़ायदा है इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान है। तो ये थोड़ा सा जो है दोस्तों दिन से, मतलब जो लोगों ने दिल में लेके बैठे हुए हैं, ये बात जो है निकालनी पड़ेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि जीएसटी से नुकसान होगा, बड़े दाम बढ़ गए। लेकिन कई ऐसे आइटम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमारे जो है, आप कह सकते हैं कि आइटम्स के दाम जो है बहुत कम कर दिए, 0% भी कर दिए हैं, 5% भी कर दिए हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि खाने पीने के दाम, ये अनाज वगैरह जो है बहुत सस्ता हो जाएगा, सब्जियां वगैरह। और बाकी जो लग्जरी के आइटम्स हैं जैसे वो, उनके दाम जो है बढ़ जाएंगे, वो अच्छे रेट पे चले जाएंगे। तो अगर आपको देखना है कि भैया जीएसटी के रेट क्या है, मैंने ये जो सीबैक की साइट बताई थी, पहली वाला जो लिंक बताया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये वाला जो लिंक है इंडेक्स वाला, ये वाला लिंक खोलिएगा आप, और यहाँ पे आपको जीएसटी रेट पे आपको गुड्स के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सामान के, और जो सर्विसेज हैं उनके रेट्स जो हैं इस लिंक में देख सकते हैं नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो लोग थोड़े टेक्निकल होंगे। और गुड्स के आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्लिक मारेंगे यहाँ पे पूरा पीडीएफ खुल जाएगा जो लेटेस्ट है। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड दाम है। इसके बाद जो भी अगर चेंजेस हुए हैं तो वो यहाँ पे लेटेस्ट लिख दिए गए हैं कि 18 मई का इस सेक्शन में चेंज है। तो आप देख सकते हैं कि 5% पे इतना है, 0% पे इतना, 12 पे इतना। तो बटर एंड अदर फैट्स जो हैं उन पर 12% लगेगा, कंडेंस मिल्क है जैसे 18% लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। ये गुड्स की है, सामान की, और सर्विसेज जो है अलग है। सर्विसेज जैसे आप मान लीजिए टेलीकॉम सर्विसेज है, जो टेलीकॉम के बिल आते हैं, इंटरनेट का बिल आता है, वो एक सर्विसेज में आ गया, तो उसका जो है अलग बिल लगेगा और उसका अलग टाइप का टैक्स लगेगा। तो वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, इस पेज में सर्विसेज में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट का मैंने बता दिया, बहुत अच्छे दे हुए ओवरव्यू आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा और कुछ है नहीं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो बेसिकली आपके नोटिफिकेशन है, फाइनल जीएसटी रूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग पढ़ना चाहें, रिफ़ंड कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, तो ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पीपीटी बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि जीएसटी घबराने वाली बात नहीं है, सबके लिए फ़ायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि एक टाइम ऐसा था जब चाइना और इंडिया के बराबर जीडीपी थे, और चाइना हमसे आज 36 साल आगे है, 30 से 35 साल आगे। क्यों? क्योंकि लगातार उसके जो है 30 साल तक, 30 ईयर्स तक उसकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 10% से ऊपर रही थी। और हमारी इस समय कितनी चल रही है दोस्तों? 6 पॉइंट कुछ थी, पिछले क्वार्टर में 7.1 थी, लेकिन इतनी कम चल रही है। अगर हमें किसी अच्छे कंट्री को कम्पीट करना है तो हमें जो है जीडीपी ग्रोथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे जैसे पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे कोई कि भाई अमेरिका की 2.1%, 1.2% है, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की फिर जीडीपी ग्रोथ जो है कम होती है और बहुत ही कम लेवल पर होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा रहता है। तो इससे हमें जो आगे बढ़ना है, और एक बहुत ही मतलब मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ना कि डरे नहीं। और दूसरी चीज़ ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो दोस्तों, अभी कंडीशन ऐसी है हमारी कंट्री की कि मतलब बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में है। और अगर आप कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं, कुछ, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़, कोई भी आप धंधा शुरू करिए, कोई भी आप काम करिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करिए, इंडिया में करिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बाहर से कुछ इंपोर्ट मत करिए, चाइना से या किसी भी कंट्री से। क्योंकि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें जो है अपने इंडिया में ही सामान बना के बाहर बेचना होगा, तभी हम कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा चाइना कब से सामान बेच रहा है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। जब से आते थे कि सामान ख़राब आता था, फिर उन्होंने क्वालिटी में सुधार करा तो बहुत बिक निकला। तो इसलिए ये लोग जो है खूब पैसा कमा चुके हैं। तो हमें भी अगर अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें जो है मेड इन चाइना नहीं, हमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट कहती है वो करना पड़ेगा। कुछ भी आप काम करिए इंडिया में रह के करिए, और कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, छोटे से छोटा आइटम आप घर में शुरू कर सकते हैं। इतना आसान हो गया है आजकल कंपनी खोलना, जीएसटी अब आप बनवा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इंडिया में रह के करिए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए और ट्राई टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर। आप होलसेलर या रिटेलर ना बनिए। अगर आप कोई छोटे से छोटा आइटम भी बना सकते हैं, छोटी सी मोमबत्ती भी बना सकते हैं, तो ट्राई टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर, डोंट ट्राई टू बिकम अ होलसेलर या रिटेलर।
तो यहीं तक था मेरा दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।